भारत सरकार के सचिव श्री देवेंद्र चौधरी जी, महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव श्री स्वाधीन क्षत्रिय जी, भारत सरकार की एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, हमारे आईटी विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री विजय कुमार गौतम जी, संभागीय आयुक्त श्री अनूप कुमार जी, यहां उपस्थित सभी अतिथिगण और देश के भिन्न भिन्न कोनों से यहां पर आए हुए सभी बहनों और भाइयों, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 2 दिन की एक बड़ी ही कारगर इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस यहां पर आप लोगों ने आयोजित की और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाते और साथ ही इस नागपुर शहर के नागरिक के नाते आप सभी का महाराष्ट्र की और नागपुर की धरती पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यह कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, गवर्नेंस विथ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इनोवेशन। मैं ऐसा मानता हूं कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं और देश के सामने जो संभावनाएं हैं, चुनौतियों को पाटने के लिए और संभावनाओं को यथार्थ में लाने के लिए अगर कोई मार्ग होगा तो वो गति का मार्ग है। इसी मार्ग से हम लोग विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हमने अक्सर ये देखा है कि प्रायः हम सरकारें चलाते हैं जनता के लिए, और जनता के लिए जब हम सरकार चलाते हैं उस समय ये कई बार ध्यान में आता है कि जनता में आक्रोश है। जिस प्रकार का विकास जनता को अपेक्षित है हम नहीं पहुंचा पा रहे। ऐसी परिस्थितियां कई सालों से हमने देखी है कि इस आक्रोश के कारण सरकारें भी बदली है। लेकिन अगर हम इसके मूल में जाने का प्रयास करें तो इसका मूल क्या है? मूल रूप से सरकार ये सेवा देने वाली संस्था है। हम सारे के सारे लोग सर्विस डिलीवरी सिस्टम के पार्ट है, भाग है। और यह सर्विस डिलीवरी जिस समय फेल होती है, जिस समय जनता को अपेक्षित सेवाएं उचित समय पर, उचित पैसे पर, उचित मूल्य में और उचित प्रकार से हम लोग नहीं दे पाते, उस समय सरकारों के खिलाफ भावना तैयार होती है। और छोटी छोटी चीजें, अगर आप किसी भी सामान्य व्यक्ति से मिले तो उसकी बड़ी अपेक्षाएं नहीं होती। उसकी छोटी छोटी रोजमर्रा की अपेक्षाएं होती है कि जिन अपेक्षाओं को सरकार पूरा करे, ऐसा उसे लगता है, लेकिन वो पूरी नहीं होती। इसका कारण क्या है? इसका केवल कारण इतना ही है कि हमारी जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है, सेवा देने का जो उपकरण हमने तैयार किया है, उस उपकरण में कुछ खामियां हैं। और ये सर्विस डिलीवरी सिस्टम उस सर्विस को सही व्यक्ति तक पहुंचने नहीं देती। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अगर जनता को लोकतंत्र के साथ जोड़ना है तो उसके लिए एक ऐसी सिस्टम का निर्माण करना पड़ेगा, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा कि जो व्यवस्था एफिशिएंट भी हो और ट्रांसपेरेंट भी हो। कई बार यह होता है, दोज हु आर एफिशिएंट आर नॉट ट्रांसपेरेंट एंड दोज हु आर ट्रांसपेरेंट आर नॉट एफिशिएंट। ये दोनों चीजें जब तक साथ में नहीं चलेगी तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर हम विचार करें तो आज देश के पास संसाधनों की कमी नहीं है। दो वी आर अ डेवलपिंग नेशन, और कई बार हम लोग कहते हैं कि सीमित संसाधनों के आधार पर हमको देश का विचरण करना है, किंतु यह सत्य नहीं है। संसाधन बहुत है, संसाधनों की कमी नहीं है।
संसाधन सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचते, ये हमारे सामने प्रश्न है। और इसलिए इतने बड़े देश में एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट सिस्टम अगर हमको खड़ी करनी है कि जो व्यवस्था एक ऐसे सर्विस डिलीवरी सिस्टम को खड़ा करे जो ट्रांसपेरेंट है, एफिशिएंट है और सही व्यक्ति तक पहुंच रही है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश को तरक्की करने के लिए दूसरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब विचार कीजिए, दुनिया को बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स हमने दिए। दुनिया के आईटी रिवॉल्यूशन में भारतीयों के कंट्रीब्यूशन के बिना उसका इतिहास ही नहीं लिखा जा सकता। और इसलिए दुनिया के लिए हमने व्यवस्थाएं खड़ी की है, तो हमारे देश के लिए हम व्यवस्थाएं क्यों नहीं खड़ी कर सकते? और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि ऐसी व्यवस्थाओं को हम खड़ा करें कि जो व्यवस्था सामान्य व्यक्ति को न्याय दे, उसमें महत्वपूर्ण अगर कोई चीज होगी तो निश्चित रूप से ये जो गति, ये जो थीम हमने ली हुई है, अकाउंटेबल गवर्नेंस, जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी है और इनोवेशन भी है। और मैं ऐसा मानता हूं, हम हमेशा कहते हैं टेक्नोलॉजी इज अ लेवलर। आज जिस प्रकार के डिस्कनेक्ट्स की हम बात करते हैं, उन डिस्कनेक्ट को जोड़ने के लिए यह सारी चीजें मौजूद है, लेकिन डॉट्स कनेक्ट करने हैं। तो डॉट्स को कनेक्ट हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका विचार करने की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी के भरोसे, इनोवेशन के भरोसे निश्चित रूप से ये सारी चीजें की जा सकती है। हमारी व्यवस्थाओं को हम सुधार सकते हैं। आज जिन लोगों को हमने पुरस्कृत किया है, ये सारे के सारे लोग हमारे ही व्यवस्था का एक भाग है। लेकिन व्यवस्था में काम करने वाले व्यक्ति को जिस समय यह लगता है कि इस व्यवस्था को सुधारना है और जिस समय वो इनिशिएटिव लेता है व्यवस्था को सुधारने का, मुझे ऐसा लगता है उस समय व्यवस्थाएं सुधरती है। क्योंकि आज इनोवेशंस की कोई कमी नहीं है, इनोवेशन तो मौजूद है। केवल विचार ये करने की आवश्यकता है कि क्या सुधार करने की आवश्यकता है, जिसका उल्लेख हमारे मुख्य सचिव महोदय ने किया कि केवल हम लोग आईटी पे चले जाएं और अगर हमारी बिजनेस प्रोसेस जो है उसको हम री इंजीनियर नहीं करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे कोई फायदा नहीं होता। आज जिस प्रकार की प्रोसेसेस हमने तैयार किए, उसमें इतना डुप्लीकेशन है। सरकार के दो विभाग एक दूसरे से बात नहीं करते। सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग में बातचीत करने के लिए जो कस्टमर है उसको बात करनी पड़ती है। सरकार के एक विभाग का कागज दूसरे विभाग में जाने के लिए यहां से लेना पड़ता है, वहां देना पड़ता है। दोनों सरकार के विभाग है। फिर बीच में इस व्यक्ति की आवश्यकता क्या है? क्या सरकार के विभाग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते? क्या हम सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते? क्या सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग इस प्रकार से उसकी प्रक्रिया नहीं कर सकते कि जिसको जब चाहे तब वो उस इंफॉर्मेशन को बांट ले? हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारा लैंड रिकॉर्ड्स, अब हमारे लैंड रिकॉर्ड जो है, उन लैंड रिकॉर्ड्स को हमेशा डीसीओ हमारे डिपार्टमेंट्स में उसकी आवश्यकता पड़ती है। और हमेशा एक नया लैंड रिकॉर्ड का वो उसकी पर्ची निकालकर और फिर वो तहसीलदार होता है उसके पास जाओ, और तलाठी होता है उसके पास जाओ, फिर उससे वो निकालो। और फिर वो भी आजकल लैपटॉप लेके घूमता है, लेकिन घुमाता तो जरूर है, सीधा तो देता ही नहीं है। तो ये सारी चीजों की आवश्यकता क्या है? हम कितना ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें से कम कर सकते हैं, इसका विचार करना चाहिए। और इसलिए जब मुंबई की बात हुई, तो मुंबई की बात में आज भी मुंबई का जो बिल्डिंग कंट्रोल का डॉक्यूमेंट बना है, प्रोसेसेस को 52% नीचे लाने के बाद, करीब 120 प्रोसेसेस से 50-52 प्रोसेसेस तक लाने के बाद भी वो डॉक्यूमेंट इतना मोटा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई चीजें, अभी हम लोगों ने होटल इंडस्ट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कोशिश की, तो हमारे ध्यान में आया कि जब तक हम बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर नहीं करेंगे, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर एक होटल की परमिशन के लिए हम लोगों को 120 परमिशन लेनी पड़े, 120, और ये विचार कीजिए कि हर परमिशन में अगर 5 दिन भी लग जाए तो समझ लीजिए साल तो निकल गया। तो ये जो कैपिटल उसमें अटकता है, जो अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट होती है, ये सारी चीजें इज अ नेशनल लॉस। और इसलिए जब
हमने इसका विचार किया तो ध्यान में आया कि सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं ये केवल उसके ऊपर अपना कंट्रोल रहना चाहिए, इसी आधार पर ये प्रोसेसेस को डेवलप करते हैं। जब तक हमारी मानसिकता ये नहीं होगी कि हम जितना डी कंट्रोल करें, विभाग को ये लगना चाहिए कि मेरे पास लोग न पहुंचे तो ज्यादा अच्छा है, सीधे उनका काम कैसे हो जाए। और इसलिए अब जैसे मुंबई की बात यहां पर की गई, तब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के सारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में आज जो हमारा बिल्डिंग प्लान मंजूर होता है, अब कई जगह पर वो ऑटोडेस्क, ऑटोकैड वगैरह सारी चीजें यूज होती है, पर उससे आगे क्यों नहीं हम बढ़े। और आज बीम जैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है, जिस टेक्नोलॉजी में सीधा उसकी 3D इमेजरी आती है और उस 3D इमेजरी पर बैठकर सारे के सारे लोग एक दिन में अपने स्क्रीन के ऊपर उसमें अपनी बात कह सकते हैं, उसको मान्यता दे सकते हैं। और ये सुपरफिशियल नहीं है, क्योंकि चूंकि 3D इमेजरी है, तो 3D इमेजरी के होने के कारण केवल आप कागजों के ऊपर उसकी मान्यता नहीं दे रहे, सारा लेआउट आपके सामने आ रहा है, उसका इंपैक्ट आपके सामने आ रहा है। उसमें मान्यता देने के बाद बाकी चीजों के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा ये आपके सामने आ रहा है। उसमें जो सारी सेफ्टी मेजर्स है, वो सेफ्टी मेजर्स का इंपैक्ट क्या है ये आपके सामने आ रहा है। तो ये सारी चीजें आएगी तो 1, 2, 3 दिन में एक टेबल पर आप बैठे हुए हो, कोई फाइल की मूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सारे लोग बीम्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने स्क्रीन के ऊपर उसको अगर मान्यता दे दें और 3 दिन में, 6 दिन में या 15 दिन में अगर एक आप बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कर दे तो उससे 2 फायदे होंगे। आज ये जो कैपिटल अटका होता है, क्योंकि आज हमारे यहां हम देखते हैं कि लगातार शहरों में ये जो फ्लैट्स वगैरह है, घर है, उनकी कीमतें बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उसमें निवेश करता है, एक प्लॉट खरीदता है और खरीदने के बाद अगर 1-1 साल उसको परमिशन न मिले तो उस 1 साल का ब्याज जो उसके कैपिटल के ऊपर चढ़ता है, वो ब्याज तो अपने जेब से भरने वाला नहीं है, वो तो कंज्यूमर से निकालने वाला है। तो अगर कंज्यूमर से वो निकालेगा तो कीमतें बढ़ाएगा, और अगर उसका कैपिटल रियलाइजेशन ये फास्ट हो जाएगा तो फिर वो कीमत नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट तैयार हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव मार्केट तैयार होगा तो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग करेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग करेंगे तो लोगों की मार्केट के अंदर चूंकि डिमांड तो है ही, तो उस डिमांड को केटर करने का वो प्रयास करेगा। तो इसमें हमारा जो प्राइस रैशनलाइजेशन है, या प्राइस रैशनलाइजेशन भी हो पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के इनिशिएटिव जब तक हम नहीं लेंगे, सारे प्रोसेसेस जो देखिए ये सारी चीजें जिसको हमने गवर्नेंस विद अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इनोवेशन कहा है, इसमें इनोवेशन क्या है? तो इसका इनोवेशन ये पब्लिक पार्टिसिपेशन है। देयर कैन नॉट बी एनी प्रोसेस विच नो प्रोसेस कैन सक्सीड विथ लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो लोगों का पार्टिसिपेशन भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रोसेसेस तैयार कर रहे हैं और उन प्रोसेसेस का डिस्कनेक्ट अगर जनता के साथ है तो उसका कोई फायदा नहीं है। और इसलिए ये सारी चीजों का डिजाइन करते समय हम इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन किस प्रकार से ले, लोगों तक कैसे पहुंचे और लोगों को हम तक कैसे पहुंचाए, इसका विचार करने की आवश्यकता है। हम तो महाराष्ट्र में इस प्रकार का मॉडल बनाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति सरकार के कार्यालय में आए ही नहीं। हम नहीं चाहते कि कोई सरकारी कार्यालय में आए, अपने घर में बैठकर कीजिए। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमारी जो फैसिलिटेशन सेंटर है उस सेंटर में जाकर कीजिए, किसी कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की टेक्नोलॉजी में बिल्कुल संभव है। अभी जिसका उल्लेख हमारे मुख्य सचिव जी ने किया, 150 सर्विसेज राइट टू सर्विस एक्ट के तहत जिस समय हमारे पोर्टल पर आ जाएगी, अभी 42 आई है, तो इन 150 सर्विसेज के लिए किसी को भी हमारे ऑफिस में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ ही में हम लोग अकाउंटेबिलिटी चेक भी कर पाएंगे, क्योंकि चूंकि ये इसकी डिलीवरी ये सारी इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, तो इसके एनालिटिक्स के माध्यम से हम लोग व्यक्ति की एफिशिएंसी भी गॉज कर पाएंगे कि कौन व्यक्ति कितने एफिशिएंटली काम कर रहा है, किसके पास परमिशन गई और नहीं आई, किसको कितने दिन लगे, और उसके आधार पर कहां पर सुधारने की आवश्यकता है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। आज देखिए शहरों में हम लोग सीसीटीवी लगा रहे हैं और एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम उसकी खड़ी करते हैं। तो जब एक सीसीटीवी का नेटवर्क हम खड़ा करते हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें हम करते हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि केवल क्राइम डिटेक्शन में उसका फायदा नहीं होता, तो प्रोसिक्यूशन के समय आपको जो एविडेंसेस चाहिए उसमें भी उसका फायदा होता है। और साथ ही में सबसे बड़ी बात यह है कि मैन पावर जो आपको लगती है, उस मैन पावर को आप कंट्रोल कर सकते हो, उतनी ज्यादा
डिप्लॉयमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, स्पॉट पर डिप्लॉयमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अभी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे उस नंबर प्लेट को रीड करके और उसको अगर हमने हमारे आरटीओ का जो रिकॉर्ड है उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया तो सीधे उस व्यक्ति के घर पर आपकी नोटिस पहुंच जाती है और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिग्नल जंप करता है तो हमारे कैमरे ने उसके नंबर प्लेट रीड कर लिए, रीड होने हुए बराबर चूंकि हमारा सारा प्रोसेस इंटीग्रेटेड है, उस इंटीग्रेटेड प्रोसेस से वो जो डेटा आरटीओ का उससे रीड कर रहा है, रीड करके उसके लिए एक नोटिस जनरेट हो रही है, जनरेट होकर जो पता है उसके ऊपर जा रही है। तो जब ये ध्यान में आ जाएगा लोगों के, तो लोग भी थोड़ा सा क्राइम या इस प्रकार की जो एब्रेशंस है उसको बंद कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और जब तक हम ह्यूमन इंटरवेंशन रखेंगे, देखिए मूल मानव का स्वभाव यह होता है कि जिसके पास अधिकार आता है वो अपना अधिकार किसी न किसी को दिखाई देता है। अधिकार दिखाने की आदत ये मानव समाज से कब जाएगी मुझे पता नहीं, पर जब तक वो है और जब तक व्यक्ति अधिकार जताता है तब तक तो हमको ये लाजमी है कि हम लोग ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करें कि जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ही नहीं है। एक जमाना था जिसमें आपने देवेंद्र जी आपने बात कही कि 1988 में या जिस समय एक आईटी का रिवॉल्यूशन हमारे देश में शुरू हुआ, उस समय एक नेता ने बड़ी जोरदार बात कही थी। उसने कहा था जी ये कंप्यूटर क्या बात करते हैं, कंप्यूटर कोई अनाज उगाएगा क्या? कंप्यूटर से अनाज थोड़ी उगता है। लेकिन साहब आज कंप्यूटर अनाज भी उगा रहा है। देखिए अगर हमारी प्रोडक्टिविटी हमको बढ़ानी है, आज जिस इजराइल का हम नाम लेते हैं उस इजराइल में आज इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इसका कारण जो प्रोसेसेस उन्होंने किए है, जो फर्टिगेशन वो करते हैं, वो पूरा फर्टिगेशन ये जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उस सिस्टम से उन्होंने रेगुलेट किया है और इसलिए जमीन को क्या चाहिए उतनी ही मात्रा में वो देते हैं और उससे जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से आज वहां पर जो खेती किसानी है उसमें उनकी बड़ी तरक्की हुई है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज हमारे जीवन का ऐसा कोई फील्ड नहीं है कि जो फील्ड ये सारी चीजों से अछूता है। अब महाराष्ट्र में हम लोग स्मार्ट विलेज तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और मेळघाट का एरिया जो माल न्यूट्रिशन के लिए, माल नरिशमेंट के लिए इनफेमस था, जिसको माल नरिशमेंट का कैपिटल कहा जाता है, उस मेळघाट में एक अरिसाल नाम का गांव है जिसको माल नरिशमेंट का कैपिटल कहा जाता है। अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ हम उसको डिजिटल विलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं और डिजिटल विलेज में कन्वर्ट करते समय हमारे सामने भी कई प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अपना डिजिटल पेनिट्रेशन तो काफी हुआ है लेकिन फिर भी आज सब जगह हम लोग नहीं पहुंच पाए, उतना डिजिटल पेनिट्रेशन हम नहीं पहुंचा पाए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने उसमें एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है कि जो हमारी जो टीवी में एक बची हुई स्पेस होती है जिसको व्हाइट स्पेस कहते हैं, उसको व्हाइट फाई यानी वाईफाई की जगह व्हाइट फाई, उसका उपयोग करके उस विलेज को वो पावर कर रहे हैं और वो डिजिटली पावर हो रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे अगर 50 विलेजेस हम लोग इस साल बनाना चाहते हैं तो अगर ये कनेक्टिविटी हम बनाएंगे तो हमारे यहाँ पर हम शिक्षा को वहां ठीक ढंग से पहुंचा पाएंगे, हम स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक ढंग से वहां पहुंचा पाएंगे और साथ ही में वहां पर जो चीजें तैयार होती है उनको हम लोग मार्केट दे पाएंगे। उनकी अपनी कलाएं हैं, हस्तकलाएं हैं, उनको हम मार्केट दे पाएंगे। तो एक प्रकार से ये जो व्यवहार शुरू होगा, एक स्मार्ट विलेज बनना, ये केवल एक पेपर पर हमने स्मार्ट विलेज बना दिया और कुछ प्रोसेसेस खड़ी कर दी, यहां तक सीमित नहीं है। एक विलेज जब कनेक्टेड होता है तो पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका एक अपना परिणाम होता है और अर्थव्यवस्था पर उसके इस परिणाम के कारण मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस जीडीपी ग्रोथ की हम बात करते हैं उस ग्रोथ में इस टेक्नोलॉजी का एक अपना बहुत महत्व है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं आज उस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम स्टैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं और हम डिजिटली उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डायनामिक बना सकते हैं। तो हर चीज में जहां जहां इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया इस प्रकार का एक नारा दिया है। क्या कारण है? मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर हम लोग देखें तो दुनिया में जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो टेक्नोलॉजी छोटे स्टार्टअप से शुरू हुई है। हमारे पास बहुत अच्छी बुद्धि है लेकिन उस बुद्धि को इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमने दी नहीं है कि जिन व्यवस्थाओं से वो इस प्रकार के एप्लीकेशंस को तैयार कर पाए। अगर वो तैयार करता है तो उसको स्केल पर ले जाए और अगर स्केल पर ले जाता है तो उसको मार्केट कर पाए। उसके लिए न कोई मेंटोर है न उसके लिए कोई पैसा है। तो ये स्टार्टअप जैसे, इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के माध्यम से हम लोग, हमारे जो इनोवेटर्स है
और जब मैं कई छोटे छोटे गांव में भी जाता हूं या शहरों में जाता हूं, बच्चे मुझे मिलते हैं और आज बच्चे जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, इतना इनोवेशन है। आज हमारे किसानों के लिए डायरेक्ट उनके जो प्रोडक्ट्स है उसका मार्केटिंग कैसा हो, ये हमारे सामने एक बहुत महत्व का विषय है। और अभी हमने कुछ उसकी व्यवस्थाएं खड़ी की है, लेकिन उसका हम स्केल तक नहीं ले जा पाए। लेकिन आज कम से कम 10 लड़कों ने अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन मुझे लाकर दिखाए, जिसमें हम लोग रियल टाइम में इसका मॉनिटरिंग कैसे कर पाएंगे, रियल टाइम में हम रूरल अर्बन कनेक्ट कैसे कर पाएंगे, रियल टाइम में हम मार्केटिंग कैसे कर पाएंगे और उसकी डिलीवरी की सिस्टम कैसे खड़ी कर पाएंगे, इसके बारे में कंप्लीट 10 अलग अलग प्रकार के ऐप मैंने देखे। तो मुझे लगता है कि मेधा बहुत है, लोगों में करने की इच्छा बहुत है, लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं चैनलाइज करने की आवश्यकता है। आज जिन लोगों को हमने पुरस्कृत किया, हर राज्य में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी हुई है। और आपने बहुत सही बात कही कि जब तक इन व्यवस्थाओं का स्टैंडर्डाइजेशन हम नहीं करेंगे और जब तक सारे राज्य इसको शेयर नहीं करेंगे, तब तक हम लोग आइलैंड्स तैयार करेंगे, हम साइलोज में काम करेंगे। और साइलोज में काम करने से विकास दिखता तो है पर वो पहुंचता नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये कनेक्टिविटी बहुत महत्व की है। मैं हमारे राज्य में देखता हूं, मैं जिस शहर में जाता हूं उस शहर का जो पुलिस कमिश्नर है या वहां का जो एसपी है, वो एक एप्लीकेशन मेरे से उसका उद्घाटन करवाता है। और एप्लीकेशन प्राय ये होती है कि महिला अगर डिस्ट्रेस में है तो सीधे 3 किलोमीटर में उसका मैसेज चला जाए और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन उसको कैच कर पाए। अब देखिए 10 अलग अलग प्लेटफॉर्म खड़े हो गए क्योंकि हमने स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया। अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन करके एक प्लेटफॉर्म तैयार करें तो आपने री इन्वेंटिंग द व्हील, ये जो बात कही, एवरीबडी इज री इन्वेंटिंग द व्हील। तो मुझे लगता है कि एक इसमें जो कोऑर्डिनेशन है, इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म को भी खड़ा करें कि जो जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शुरू हुई है, जितने इनोवेशन हमारे यहां पर हुए, ये सारे इनोवेशन हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अगर इसको स्टैंडर्डाइज करे, क्योंकि कई बार ये भी प्रश्न उठता है कि भाई मध्य प्रदेश ने तैयार किया है तो महाराष्ट्र उसको क्यों ले। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको स्टैंडर्डाइज कर देता है तो ये थोड़ा सा जो हमारा रीजनल चलते रहता है वो भी खत्म हो जाएगा। और मध्य प्रदेश ने अच्छी चीज की है तो महाराष्ट्र भी उसको ले लेगा, छत्तीसगढ़ ने अच्छा किया तो गुजरात भी उसको ले लेगा, पंजाब ने कुछ अच्छा किया तो आंध्र भी उसको ले लेगा। तो मुझे लगता है ये स्टैंडर्डाइजेशन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टि से भी ये कॉन्फ्रेंस में ऐसा मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज चीजें बहुत अच्छी चल रही है, बहुत चीजें हम लोग कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जिस तेजी से हम जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है। आज जिस डेमोग्राफिक एडवांटेज से हम लोग जा रहे हैं, हम ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है और आज हमारी औसत आयु 25 साल है। और 2020 में जब हमारी औसत आयु ये 29 साल होगी, उस समय जापान की औसत आयु 48 साल होगी, उस समय ईस्टर्न यूरोप की औसत आयु 44 साल होगी, वेस्टर्न यूरोप की 41 साल होगी, चाइना की 37 ईयर्स होगी, अमेरिका की 39 साल होगी। तो सारी दुनिया ये 2020 साल में आपको बूढ़ी होती दिखाई देगी। एजिंग पॉपुलेशन के साथ सारी दुनिया चलेगी और सारी दुनिया को मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। उस समय मानव संसाधन देने के लिए एक जो युवा पॉपुलेशन चाहिए वो एक ही देश के पास होगी, वो भारत है। तो भारत के पास बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन उसके साथ ये चुनौती भी है कि 5 साल हमारे हाथ में, और ये जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है ये जिंदगी भर हमारा साथ नहीं देने वाला। मैं ऐसा मानता हूं कि इस डेमोग्राफिक एडवांटेज का पीक ये 2035 में आएगा और 2035 के बाद ये डेमोग्राफिक एडवांटेज शिफ्ट होगा अफ्रीका की ओर। और इसलिए 2020 से 2035 या 2016 से 2035 एक 20 वर्ष की विंडो हमारे पास है, जिस विंडो का अगर सही ढंग से हम इस्तेमाल करें तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में हम एक ताकत के रूप में उभर सकते हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार के इनिशिएटिव्स लिए, चाहे वो डिजिटल इंडिया का हो, चाहे वो स्किल इंडिया का हो, चाहे वो मेक इन इंडिया का हो, जब सारी दुनिया में आज हम निवेश कहां करें इस प्रकार का प्रश्न है। एक और प्रभाव का प्रश्न और दूसरी ओर अभाव का प्रश्न है। तो जहां प्रभाव है, जहां पर बहुत ज्यादा संसाधन है, इस प्रकार के ये सारे देशों को आज ये लगता है कि उनके इन्वेस्टमेंट के लिए भारत ये एक अच्छा मकाम है। ये ध्यान में आ रहा है कि जिस प्रकार से चीन की डेमोग्राफी का कर्व अब उल्टा चालू हो गया है और उसके कारण आज हमको ये दिखाई पड़ता है कि चीन का मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज जो है 20 साल 25 साल चीन वॉज फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड, अब चीन ये फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड नहीं रह सकती। अब फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड होने की ताकत ये भारत में है
क्योंकि डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डिमांड, ये तीनों चीजें हमारे पास है। ऐसे समय अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हम करें, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हम करें, क्योंकि निवेशकों को चाहिए क्या, निवेशकों को ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और उस ट्रांसपेरेंसी को अगर हम यहां पर ला पाए तो मुझे ऐसा लगता है निवेश भी हमको बहुत मिलेगा, किसी भी क्षेत्र में संसाधनों की कमी नहीं होगी, और हमारे देश को तो हम आगे ले जाएंगे, लेकिन दुनिया को भी आगे ले जाने के लिए मानव संसाधन हम देंगे। इस प्रकार की संभावनाओं के बीच आज ये कॉन्फ्रेंस यहां पर हो रही है। मैं ऐसा मानता हूं बहुत ही सार्थक इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस है, और इसमें से जो चीजें उभर कर आ रही है उन चीजों को हम डिसिमिनेट करने का प्रयास करें। कई बार चीजें एक लेवल पर जाकर अटक जाती है, काम करने वाला आखिरी आदमी जो है उसमें और हमारी विचार, हमारी सोच, इसमें एक डिस्कनेक्ट होता है। सोच हमारी बहुत तेजी से आगे जाती है लेकिन नीचे नहीं जाती। सोच को ऐसा नहीं, ऐसा भी हमको फैलाना पड़ेगा, और सोच जब ऐसी जाएगी और उस आदमी की सोच और मेरी सोच ये जब साथ में काम करेगी तो मुझे ऐसा लगता है विकास की प्रक्रिया गति से जाएगी। उस गति की ओर जाने का हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। मैं आज भारत सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने एक अच्छी कॉन्फ्रेंस यहां पर महाराष्ट्र में आयोजित की, उसका अवसर आपने हमको दिया, और साथ ही में हमारे जो इनोवेटर्स हैं, क्योंकि जिन्होंने हमने यहाँ पुरस्कार दिया है, दे आर ऑल इनोवेटर्स, उन्होंने इनोवेशन किया है। ऐसे सारे इनोवेटर्स का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।